So in the last class, we discussed about the differences between heterogeneous and homogeneous mixtures. हमने बोला कि जो homogeneous mixtures हैं, they have uniform composition. वो सब सिंगल फेज में हैं, तो इस वजह से पता नहीं चलता कि उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, हमने कहा कि सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें सॉल्ट कहाँ है, वाटर कहाँ है, पता नहीं चलता, तो हम कहते हैं ये एक सिंगल फेज में है. लेकिन जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं इन सच अ वे कि वो अलग अलग फेज़ में हो, उनके अलग अलग फेजेस को या कंस्टिट्यूएंट्स को पहचान पाना आसान हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है. जैसे हमने कल एग्जांपल लिए, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आर हीट्रोजीनस इन नेचर एंड द ट्रू सॉल्यूशंस और व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूशंस आर द होमोजीनस. हाँ, तो जब मिक्सचर तो सारे ही वो हैं जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बनते हैं. अभी सब्सटेंसेस क्या है ये भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. हम सब्सटेंस वर्ड कहीं भी यूज़ कर लेते हैं जनरली, हाँ, लेकिन सब्सटेंस क्या है? दिस इज एक्चुअली द प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, इज द प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर. मैटर का जो भी प्योर फॉर्म होता है, प्योर सिंगल फॉर्म हम कह सकते हैं. यानी हम कहते हैं कि भाई मैटर जो है सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है, लेकिन उसकी प्योर फॉर्म जो होगी वो या तो एलिमेंट होगी या तो कंपाउंड होगी. तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, और मिक्सचर्स जो हैं वो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. यानी व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर विदाउट एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अगर वो साथ साथ एक ही कंटेनर में हो जाते हैं, देन वी विल कॉल देम मिक्सचर्स. एंड ऑल द मिक्सचर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस. तो होमोजीनस में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन इसलिए होता है क्योंकि द पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल. हमने कहा कि अगर दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाएं, आपस में मिल जाएं, बट नॉट केमिकली कंबाइंड, केवल मिक्स हो जाएं फिजिकली, तो अगर जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, और हम इनके मिक्सचर को, होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं. तो कल हमने देखा कि किस तरह से होमोजीनस और हीट्रोजीनस जो मिक्सचर्स होते हैं उनके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स. उनके पार्टिकल के साइजेस में डिफरेंस होता है, उनकी विजिबिलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, उनकी फिल्टरेबिलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, और वो टिंडल इफेक्ट हो सकता है शो करें या ना करें. उस बेसिस पर हमने उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट दिया, क्योंकि 2 कैटेगरीज जो हीट्रोजीनस और होमोजीनस हैं, हमने कहा होमोजीनस तो केवल सॉल्यूशंस हैं, हाँ, यानी ऑल द होमोजीनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. But the heterogeneous mixtures can further be classified into colloids and suspensions. तो हमें 3 तरह के मिक्सचर्स मिल गए, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस. आज हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो जस्ट लुक एट दिस टेबल. इस टेबल में हमको कुछ बातें पता चलती हैं. क्या? कि सबसे पहली बात तो कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस या कोलॉइड्स और सस्पेंशन, तीनों के बीच में हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सॉल्यूशंस हैं, हाँ, जो सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनस हैं. हाँ, सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, जबकि कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस दोनों हीट्रोजीनस हैं. ये भी हीट्रोजीनस है और ये भी हीट्रोजीनस है, जबकि ये होमोजीनस है. सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आर हीट्रोजीनस. कोलॉइड्स अपीयरेंस में होमोजीनस दिख सकते हैं कभी कभी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था इंक का, ब्लू इंक, वो एक कोलॉइड है लेकिन सॉल्यूशन जैसी दिखती है.
हम उसमें से लाइट पास करके कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अच्छा इसमें से लाइट पास होती है तो इसका पाथ विजिबल है, यानी ये टिंडाल इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशंस तो टिंडाल इफेक्ट कभी देते ही नहीं हैं। हाँ, तो पहली बात तो हो गई होमोजीनस हेट्रोजीनस हेट्रोजीनस। हाँ, अपीयरेंस वाइज ट्रू सॉल्यूशंस आर जनरली ट्रांसपेरेंट। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं, यानी कि दे अलाउ द लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम। सॉल्यूशंस तो लाइट को फुल्ली आर पार जाने देते हैं तो दे आर ट्रांसपेरेंट, लेकिन कोलॉइड्स जो हैं वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं क्योंकि वो लाइट को पूरी तरह से जाने नहीं देते आर पार। रीज़न है उनका पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। जब हम सॉल्यूशन से उनका कंपेयर करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का, कल हमने उनके कंपोजिशन की बात की थी, हमने कहा था कि सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। हाँ, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं या कोलॉइड्स हैं या जो सस्पेंशंस हैं जिनको हम हेट्रोजीनस बोल रहे हैं, उनके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट की तरह से डिस्पर्स्ड फेज है कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में उसी तरह से डिस्पर्स्ड रहता है, फैला हुआ रहता है, जिस तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में। हाँ, तो इस वजह से इनकी विजिबिलिटी चेंज हो जाती है। हेट्रोजीनस में पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसकी वजह से उसके आर पार देखना पॉसिबल नहीं होता। एक मड का आपने एक मिक्सचर वाटर के साथ में अगर बना दिया तो उसके आर पार देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, और हम बोलेंगे कि उनकी विजिबिलिटी जो है उसके हिसाब से सस्पेंशंस आर ओपेक, दे डोंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। कोलॉइड्स पार्शियली अलाउ द लाइट टू पास, तो ट्रांसल्यूसेंट है, एंड सॉल्यूशंस अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम फुल्ली। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं करता वो लाइट को। तो अब देखें कि हमारा जो ये कंपैरिजन चल रहा है, इसमें तीसरा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जबकि जो सस्पेंशंस होते हैं उनका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। हाँ, मैं आप रिपीट कर दूं, नैनो मतलब 10⁻⁹। तो नैनोमीटर 100 नैनोमीटर मतलब 100 × 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ मीटर। हाँ, यहाँ पे हमने 100 × 10⁻⁹ मीटर की बजाय हमने nm यानी नैनोमीटर लिखा हुआ है। तो लेस देन 1 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, colloidal solutions have 1 nanometer to 100 nanometer as the size of their dispersed phase particles। ये बात ध्यान रखना, हम dispersed phase particles के साइज की बात कर रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहा तो फिर वो कोलॉइड्स होंगे। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर हुआ तो सस्पेंशंस होंगे, और अगर लेस देन 1 नैनोमीटर हुआ, बहुत ही छोटा, तो फिर तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इतना छोटा पार्टिकल होगा तो ऑब्वियसली उसको तो हम माइक्रोस्कोपिक भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसको माइक्रोस्कोप से देखना बहुत मुश्किल है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। हाँ, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो इतने बड़े साइज़ के हैं कि उनको तो हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। द पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आइज।
सस्पेंशंस के केस में, है ना। सैंड का वाटर में मिक्सचर या चाक पाउडर वाटर में नेकेड आइज से देखा जा सकता है। हाँ, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं उनको देखा जाना विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मुश्किल है, नहीं देख पाते हैं। जबकि वो सॉल्यूशन जो कि हमारे वो सॉल्यूशन वो मिक्सचर जो कि जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर था, मतलब कोलॉइड्स, उनमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कुछ कुछ देख सकते हैं, है ना। पार्टिकल साइज जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि आपका माइक्रोस्कोप वहाँ पर काम करने लग जाएगा। यहाँ पे माइक्रोस्कोप की सस्पेंशंस में ज़रूरत ही नहीं है, पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है। The entire solution passes through filter paper as well as semi permeable membrane। यहाँ ये वर्ड आता है फिल्टरेबिलिटी। आप किस इन तीनों में से किसे विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर सेपरेट कर सकते हो? किस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर सेपरेट कर सकते हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स बोथ आर नॉन फिल्टरेबल। इनको हम फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, दे आर नॉन फिल्टरेबल। जबकि सस्पेंशंस के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि व्हेन यू पास द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर, the heavy particles of dispersed phase get stuck at the filter paper only। आप उनको by the process of sieving और by the process of filtration अलग कर सकते हो। लेकिन solutions and colloids are non filterable। तो filterability क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपेयर the three different phases, the different types of mixtures, solutions, colloids and suspensions, compare them on the basis of filterability। तो आप ये बोलोगे हाँ कि solutions and colloids are non filterable, मतलब their constituent particles cannot be separated from each other with the help of a filter paper, while the suspensions are filterable, their particle size are very large, so they can be separated with the help of a filter paper। The solute particles do not show Tyndall effect। हाँ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट इतने छोटे हैं कि टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं सकते। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके, कल भी कर चुके कि सॉल्यूशन में से अगर आप कोई बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो क्योंकि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है सॉल्यूट का, तो इस वजह से दे विल नॉट बी एबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और हमको पाथ विजिबल नहीं होगा, मतलब टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करेंगे। कौन करेगा टिंडल इफेक्ट शो? कोलॉइड्स ऑलवेज, दे always show Tyndall effect, and solutions never show Tyndall effect। This gives you a very interesting situation what I was talking about in the last class। हमने कहा था कि एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन एक ब्लू इंक के जैसा ही दिखता है लगभग, लेकिन दोनों में से एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोलॉइड है। नेकेड आइज से उसे देख करके किसी भी कॉमन मैन के लिए पता करना पॉसिबल नहीं है कि दोनों में से कोलॉइड कौन है और सॉल्यूशन कौन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोलॉइड्स होते हैं दे हैव अ होमोजीनस अपीयरेंस बट दे आर एक्चुअली हीट्रोजीनस। हाँ, कोलॉइड्स दिखते कई बार होमोजीनस हैं, जैसे हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया था, इंक का एग्जाम्पल हम अभी ले रहे हैं। कोलॉइड है लेकिन दिखता है जैसे सॉल्यूशन है, दिखता ऐसा है जैसे होमोजीनस हो, एक्चुअली होता हीट्रोजीनस है। तो फिर पता कैसे करेंगे? देयर इज ओनली वन वे, टिंडल इफेक्ट, पास द बीम थ्रू देम। जो सॉल्यूशन होगा उसके आर पार निकल जाएगी। अब आर पार निकली कि नहीं निकली
ये कैसे पता चलता है? आपने एक समझो कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपने उसमें अगर कोलॉइड बनाया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया है, या आपका सिंपल ट्रू सॉल्यूशन है, जब इसमें से एक बीम ऑफ लाइट पास होती है या रेज ऑफ लाइट इसमें से निकल के जाती हैं, अगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक स्क्रीन रख दो, एक कार्डबोर्ड का शीट रख दो, वाइट शीट रख दो, आप देखोगे कि अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा, एक शार्प इमेज आ जाएगी, लाइट जो होगी वो एकदम शार्प इमेज यहाँ पर बनाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप एग एल्ब्यूमिन डाल दोगे, स्टार्च डाल दोगे, यानी यहाँ पे कोलॉइड बना दोगे, यहाँ पे इंक डाल दोगे, तो ये इस तरह से डिफ्यूज्ड इमेज बनेगी, हाँ, फैली हुई, ब्लर। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, लाइट जो है वो बिखर गई यहाँ पे। क्यों बिखर गई यहाँ पे? क्योंकि पार्टिकल साइज वाज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी पार्टिकल साइजेस जो थे वो ज़्यादा बड़े थे एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूशन। आती है बात समझ में, है ना? बिल्कुल सिंपल बातें हैं। और अगर इस चीज़ को हम सस्पेंशन में कंपेयर करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल भी डेफिनेटली स्कैटरिंग करेंगे अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये टिंडेल इफेक्ट ठीक से शो ना कर पाए, अगर पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा है तो वो ओपेक जैसा बिहेव करने लग जाए, तो हम उस केस में कहते हैं कि दे डोंट शो टिंडेल इफेक्ट। हाँ, लेकिन अगर ये सेटल डाउन है तो सारे के सारे, मतलब आपने इसको हाफ एन आवर छोड़ दिया है अनडिस्टर्ब्ड, तो फिर ये सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। और फिर इस पे से लाइट विदाउट टिंडेल इफेक्ट शो किए निकल जाएगी। तो टिंडेल इफेक्ट ये कभी कभी शो कर सकते हैं जब पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, 100 नैनोमीटर से, मतलब जब ये ओपेक ना हो और इनके पार्टिकल साइज मॉडरेट हो, मतलब वो कुछ लाइट को जाने दें, उस केस में केवल ये टिंडेल इफेक्ट शो कर सकते हैं, है ना? अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टेबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग स्टेबिलिटी ऑफ मिक्सचर्स? देखो, कोई मिक्सचर जो है वो दो कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से बनता है ना? जब दो कंस्टिट्यूएंट्स को मिला करके मिक्सचर बनता है तो उनके पार्टिकल्स का जो रिलेटिव साइज़ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन बनेगा, कि कोलॉइड बनेगा, कि मिक्सचर बनेगा। अब आपने समझो सॉल्यूशन बनाया, एक बीकर लिया, उसमें सॉल्यूशन बनाया, एक दूसरे बीकर में आपने कोलॉइड बनाया, एक तीसरे बीकर में आपने सस्पेंशन बनाया। कैसे बनाएंगे कि समझो एक में पानी लिया, पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन जाएगा उसका। दूसरे में आपने उस वाटर में एग एल्ब्यूमिन डाल दिया और मिक्स कर दिया उनको, या स्टार्च का पानी डाल दिया, बॉईल कर दिया उसको, समझो आलू, उबला हुआ आलू लेकर के, या जो बॉइल्ड राइस होते हैं उनको लेकर के मैश करके पानी में डाल के गर्म कर दिया तो स्टार्च बन जाता है, एक कोलॉइड बन जाता है। और या फिर आपने तीसरा बीकर लिया, उसमें सैंड डाल दी या चाक पाउडर डाल दिया, सस्पेंशन बन जाएगा। ये तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर मोर देन 30 मिनट्स। मोर देन 30 मिनट्स आप अगर इनको छोड़ दोगे बिना छुए, तो आप देखोगे कि आफ्टर 30 मिनट्स when you will observe them, you will see that the composition of suspensions have drastically changed. क्या हुआ कि पहले तो वो जैसे समझो एक मडी वाटर दिख रहा था जिसमें बड़ी टर्ब्यूलेंस थी, अभी आपने क्योंकि उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो you will see the heavy particles which are more than 100 nanometer heavy, more than 100 nanometer in size. They are generally heavy, having comparatively more mass as compared to the particles of solution and colloids. So because of being very heavy, they will get settled at the bottom of the container. हाँ, due to gravity, उनका क्योंकि मास ज़्यादा है तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा और वो बॉटम पर सेटल हो जाएंगे। हाँ, उनको सस्पेंशन इसीलिए बोलते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस get settled down at the bottom under the influence of gravity.
लेकिन ऐसा कोलॉइड्स के साथ भी नहीं होगा और सॉल्यूशन के साथ भी नहीं होगा। इवन आफ्टर लीविंग अनटच्ड, undisturbed for more than 30 minutes, you will see that their compositions have not altered. जैसे वो पहले दिख रहे थे अभी भी वो वैसे ही दिख रहे हैं। तो सॉल्यूशंस आर स्टेबल। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट यह है मिक्सचर की कि डिस्टर्ब किए बिना भी अगर वो अपना जैसा वो अपीयरेंस उनका है वो अपने अपीयरेंस को मेंटेन रखते हैं तो वो स्टेबल हैं। इफ़ देयर अपीयरेंस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन दे आर अनस्टेबल। तो कोलॉइड्स और सॉल्यूशंस तो वैसे ही दिखते हैं इवन आफ्टर हाफ एन आवर leaving them untouched, but this does not happen with suspensions. Suspensions जो होते हैं वो अनस्टेबल हैं, उनमें जो हेवी पार्टिकल्स ऑफ देयर डिस्पर्स फेज हैं वो बॉटम पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो हाफ एन आवर बिफोर वो कुछ और दिख रहा होता है और अब वो कुछ और दिखने लगता है। हाँ, उसकी अपीयरेंस बदल गई है। अपीयरेंस जिसकी बदल जाए उसको अनटच छोड़ने पर उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। तो सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स आर स्टेबल मिक्सचर्स। ठीक है, ये टेबल आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इनमें खास करके जो बातें हैं शुरू से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी। सबसे पहले सॉल्यूशंस आर होमोजीनस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आर हीट्रोजीनस। नंबर 2, द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज यानी सॉल्यूट एंड डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज की बात हो रही है। तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इन कोलॉइड्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एंड इन सस्पेंशंस ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तीसरी बात आई कि क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो दे आर even the solute particles of a solutions are not seen even with the help of a compound microscope, but with the help of a compound microscope you can see the particles of colloid and the suspension particles are very large, so they can be seen by naked eyes. फिर हम गए फिल्टरेबिलिटी पर। हमने कहा कि जो सॉल्यूशंस हैं दे आर नॉन फिल्टरेबल, जो कोलॉइड्स हैं दे आर ऑल्सो नॉन फिल्टरेबल। वी कैन नॉट सेपरेट देम, वी कैन नॉट सेपरेट देयर कंस्टिट्यूएंट्स विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर, बट दिस कैन बी डन विद सस्पेंशंस। तो सस्पेंशंस जो है वो फिल्टरेबल हैं, बाकी दोनों फिल्टरेबल नहीं है। फिर बात आ गई टिंडाल इफेक्ट की। सॉल्यूशंस नेवर शो टिंडाल इफेक्ट, कोलॉइड्स ऑलवेज शो टिंडाल इफेक्ट, and suspensions may show or may not show Tyndall effect. They show Tyndall effect generally when they are disturbed. If they are not disturbed, they will never show Tyndall effect. And finally, the stability. Solutions and colloids are stable. They don't change their appearance if they are left undisturbed for more than half an hour. But the suspensions are unstable. If you will leave them for more than 30 minutes, you will see that their heavier particles of dispersed phase have started settling down at the bottom, and now their appearances have changed completely. So suspensions, colloids and solutions में head to head tabular form में differences कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो जाता है अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो। और ये बहुत सिंपल है, आप अभी के अभी इसको याद कर सकते हो। बहुत लोगों को तो अभी के अभी याद हो भी गई होगी, है ना। तो अब देखो कि हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट होमोजीनस मिक्सचर्स। और होमोजीनस मिक्सचर्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस ना। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और सिर्फ सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। अगर आपने सॉल्यूशन बोला तो मतलब वो होमोजीनस ही होगा, हीट्रोजीनस हो ही नहीं सकता। और अगर हीट्रोजीनस है तो सॉल्यूशन वर्ड यूज़ मत करो, सिंपल। तो सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं दे आर होमोजीनस मिक्सचर। इनकी प्रॉपर्टीज़ वही जो आपने टेबल पे
पिछले वाली टेबल पे देखी, हाँ, क्या कि द ट्रू सॉल्यूशंस आर नंबर 1 होमोजीनस मिक्सचर्स, देयर साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, हाँ, can't be seen even by a compound microscope, हाँ, with the help of a compound microscope इसको नहीं देखा जा सकता क्योंकि बहुत ही छोटा है। दिस इज नॉन फिल्टरेबल, मतलब with the help of a filter paper we cannot separate their constituents from each other। सोडियम क्लोराइड और वाटर, नमक और पानी का मिक्सचर है, फिल्टर पेपर में डालोगे तो आर पार हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। नॉन फिल्टरेबल, स्टेबल, does not change their composition or appearance when left undisturbed for more than 30 minutes and never show क्या टिंडाल इफेक्ट, मतलब does not scatter a beam of light, a solution does not scatter a beam of light passing through it। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉल्यूशन, सबसे पहले जब बात होगी सॉल्यूशन क्या है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात होगी। तो सॉल्यूशन जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। थोड़े से उनके टाइप्स अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशन जो है उसमें अब आप देखो कि सॉल्ट एंड वाटर का भी सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर का भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्टील। दिस इज व्हाट, स्टील क्या है? स्टील इज अ टाइप ऑफ अलॉय। अलॉय समझते हैं ना आप, मेटल इनटू मेटल। मेटल जो है दे आर द एलिमेंट्स जनरली हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे 10th क्लास में। हाँ, लेकिन जनरली हम मेटल को क्यों जानते हैं कि हम जानते हैं कि दे आर हार्ड, दे आर रिजिड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो उनको बहुत ज़्यादा गर्म करके हम पहले लिक्विफाई करते हैं, और जब मेटल्स लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, आयरन को हमने लिक्विफाई कर दिया, फिर कुछ कोबाल्ट भी डाल दिया, निकल भी डाल दिया, सबको लिक्विफाई किया और उनका मिक्सचर बना दिया। तो ये मिक्सचर आपको सॉल्यूशन जैसा दिखेगा। ये मिक्सचर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी रखेगा जब वो लिक्विड फॉर्म में है, और फिर आप उसको ठंडा कर दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। अब ये जो हार्ड बीम बनी है ये स्टील है, और स्टील जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा है। हाँ, टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आसानी से टूटता नहीं है वो। और दूसरी बात वेरी इम्पॉर्टेंटली क्या, कि अगर हमको उसको एक्सपोज भी छोड़ देना पड़े टू द सराउंडिंग्स, टू द एटमॉस्फेयर, तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है, करोजन नहीं होता उसका, जो कि आयरन का प्रॉब्लम है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर गेट्स करोडेड, उसमें जंग लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग हो गई तो मतलब आयरन बर्बाद हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं है, उसकी टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी भी चली जाएगी, जिसके लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टील भी कहने का मतलब एक होमोजीनस मिक्सचर या एक सॉल्यूशन है। तो पहचानने की बातें हैं इनको चीज़ों को कि सॉल्यूशन कौन सा है, क्योंकि कभी कभी हम क्योंकि एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं कि सॉल्ट विद वाटर, शुगर विद वाटर, एसीटोन विद वाटर, अल्कोहल विद वाटर, तो हमें लगता है कि लिक्विड 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 ही होगा। लेकिन स्टील में भी ऐसा होता है कि स्टील भी सॉल्यूशन है। सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर तो है ही सॉल्यूशन, लेकिन स्टील भी एक सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर है वो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे गैस,
गैस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैनी गैसेस आर देयर। अगर उसमें कोई सैंड पार्टिकल्स जैसी या डस्ट पार्टिकल जैसी इम्प्योरिटीज़ ना हो तो एयर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। एयर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। दिस इज सोडा वाटर जिसको आप बोलते हो, दिस इज गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा भी सॉल्यूशन होता है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो एरेटेड ड्रिंक है। उसमें प्रेशर के साथ में एयर को लिक्विड में डाला हुआ है, तो ये गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, स्टील एक सॉल्यूशन है ही। हाँ, और भी दूसरे ऐसे अलॉयज हो सकते हैं जिनको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अलॉयज में हमें एग्जाम्पल मिलता है ब्रास का। ये क्योंकि बुक में लिखे हुए हैं इसलिए हमसे पूछ लिए जाते हैं। ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। हाँ, जिसमें कॉपर 65% या 70% हो सकता है। हाँ, जबकि जिंक अकॉर्डिंगली अगर ये 65% है तो वो 35% होगा, ये 70% है तो वो 30% होगा। लेकिन कॉपर जिंक के कॉम्बिनेशन को ब्रास बोलते हैं। हाँ, ब्रोंज आपने सुना होगा ना, ब्रोंज मेडल ना मिलता है कई बार लोगों को। तो वो ब्रोंज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस टिन। टिन को हम W से डिनोट करते हैं, है ना, W से नहीं, टिन को हम SN स्टेनम से डिनोट करते हैं, SN। W तो वोल्फ्राम होता है, मतलब टंगस्टन होता है। टिन इज स्टेनम, SN। तो जो स्टेनम और कॉपर का कॉम्बिनेशन है उसको हम ब्रोंज बोलते हैं। हाँ, ये ब्रोंज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, दे ऑल आर अलॉयज। ये सब अलॉयज हैं, यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, जिनको हम सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स बोल सकते हैं। सॉलिड इनटू सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। हाँ, इससे पहले हमने एग्जांपल देखा गैस इनटू लिक्विड का। लिक्विड इनटू लिक्विड के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कोहल इनटू वाटर, एसीटोन इनटू वाटर। सॉलिड इनटू लिक्विड के तो बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं। सॉल्ट शुगर का वाटर में एग्जांपल आप जानते हो। सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन है, सॉलिड इनटू लिक्विड वाला। हाँ, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब सवाल ये है कि जब एक चीज़ सॉलिड ना हो तब क्या होगा, तब सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा। अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हमको कॉपर को जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट मानना पड़ेगा, और जिंक जो कि कम क्वांटिटी में है उसको सॉल्यूट मानना पड़ेगा। हाँ, अब कैन यू टेल मी, एयर मिक्सचर में सॉल्वेंट क्या होगा। एयर मिक्सचर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का। हाँ, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 79%, 78 to 79% कंपोजिशन एयर के एक नॉर्मल सैंपल में हमेशा होता है। तो ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट नाइट्रोजन विल प्ले अ रोल ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन कॉल्ड एयर। इफ एयर को, अगर हम एयर को गैसेस के सॉल्यूशन की तरह से कंसीडर करेंगे तो फिर वो जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट नाइट्रोजन होगा, उसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। बाकी तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन के बाद ओनली 20 to 21%। तो हमारी जो डेफिनेशंस हैं उसके हिसाब से हम इनको देखते हैं। तो सॉल्यूशंस जो हैं उनके
ये प्रॉपर्टीज़ हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो हमने देखा कि सॉल्यूशन के टाइप्स, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, वो दूसरी बात है। अब तीसरी चीज़ ये है, देयर इज़ अ वर्ड यूज्ड, कंसंट्रेशन। हम बारी बारी से बात करेंगे, एक तो कंसंट्रेशन के बारे में और दूसरा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये दो कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात बाद में करते हैं, पहले कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है कि कंसंट्रेशन बेसिकली द मास और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ a substance in a solution। अब आपने कोई सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डाल दिया एज अ सॉल्यूट, जैसे कि आपने सॉल्ट को वाटर में डाल दिया। अगर आप सॉल्ट को वाटर में डाल देते हो तो उस कंडीशन में सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर होगा और स्मॉलर अमाउंट में सॉल्ट होगा। ठीक है, तो जो सॉल्ट आपने इसमें डाला है उस सॉल्ट का भी कुछ मास होगा, जिसको हम मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। और वाटर इज अ सॉल्वेंट, उसका भी कुछ मास होगा, उसको हम मास ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। समझो, एक बीकर में सॉल्ट वाटर का 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है, और वो सॉल्ट और वाटर से मिलकर के बना हुआ है। अब मान लो इस 100 ग्राम में से 2 ग्राम सॉल्ट है और 98 ग्राम वाटर है, तो दोनों ने मिलके एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। 100 ग्राम इज मास ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम in this illustration, 2 gram is mass of solute, 98 ग्राम is the mass of solvent, और दोनों को ऐड करने पर हमें 100 ग्राम मिला, that is mass of solution। तो इस सॉल्यूशन की, इसमें हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का इसमें, तो उस कंसंट्रेशन को हम एक्चुअली मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली मास परसेंटेज बोलते हैं। मास बाय मास परसेंटेज या ओनली मास परसेंटेज, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकलता है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है वाटर का मास प्लस सॉल्ट का मास यानी 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बना 2%। 2% इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, यानी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट 2% है। ये वाटर का भी निकाल सकते हो आप, मास बाय मास परसेंट कि वाटर कितना है 98/100, 98% है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है और वो हमारे कंसेप्ट चेक कर रही होती है। क्या
यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर रखो, समझो हमने 10 ग्राम सॉल्ट को 100 ग्राम वाटर में डाला। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये कि क्वेश्चन में लिखा हो कि 100 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इनटू 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट सॉल्ट्स मास परसेंटेज। या वो कहता है कि 10 ग्राम सॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ और मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ, यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, जबकि यहाँ पे 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है। इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज हमारे फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ही नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला करके जो मास है वो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन जो है उसमें अगर हमारी कैलकुलेशन होगी तो कैसे होगी, 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है क्योंकि ये, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 प्लस 10 दैट इज 110 इंटू 10 टू द पावर इंटू 100। और इसको हम बोल सकते हैं 100 अपॉन 11, तो ये 9.99 करके मास परसेंटेज निकलेगा। जबकि दूसरे केस में सिंपली 10 अपॉन, जो मास ऑफ सॉल्यूशन ही 100 है तो 100 इंटू 100, तो वो 10% निकलेगा। हाँ, ठीक है ना। ये इनफैक्ट 9.99 भी नहीं है, ये 9.99 से भी अलग है। इसको कैलकुलेट करके देखो कि 11 9 99, तो फिर केवल 1 बचा तो 0 आएगा यहाँ पे, है ना, 0 आएगा। उसके बाद फिर वापस 9.09। हाँ, दिस इज द डिफरेंस परसेंटेज। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें मास बाय मास परसेंटेज या कंसंट्रेशन इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ये मास बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यही चीज़ कही गई कि 10 ग्राम सॉल्ट या 10 ग्राम लिख सकते हैं, या 10 ml एसीटोन is put in 100 ml water। तो यहाँ सिंपली 100 ml प्लस 10 ml दैट इज 110 ml वाटर का वॉल्यूम आ गया। तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम 10 ml अपॉन 110 ml इंटू 100। अगर ये 10 ग्राम दिया हुआ है, ये 100 ml दिया हुआ है, तो वैसे 100 ml इज कंसीडर्ड टू बी 100 ग्राम। तो इसको इस तरह से मास परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाला जा सकता है। तो आज आपने जो बात सीखी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है द टेबुलर कंपैरिजन बिटवीन द सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप
टाइप ऑफ पार्टिकल्स दे हैव। और ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन था। अब हम बात करने लग गए सॉल्यूशंस के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी तरह से सॉल्यूशन बन सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने कंपैरिजन टेबल में लिखी कि ये होमोजीनस मिक्सचर है, इसका पार्टिकल साइज यानी सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। It cannot be seen with the help of a compound microscope also because the particle size is very small. It is non-filterable. It is stable, मतलब it does not change its appearance even if it is left undisturbed for more than half an hour, and it never shows Tyndall effect. ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। और तीसरी बात कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का क्या कंसेप्ट है, कल हम कंसंट्रेशन के कंसेप्ट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर सॉल्युबिलिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अपनी बुक से वर्ड बाय वर्ड इसको सीख लो। देखो आपकी बुक में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, अगर आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख ही लोगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकाला हुआ है, देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात कल करेंगे, तब तक आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।